तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। तो गाइज, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की लाइव क्लास में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी रिव्यू से जुड़े सवालों पर, और इसके अलावा भारत और विश्व के भूगोल से जुड़े हुए कुछ अन्य क्वेश्चंस को भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन गाइज हमारा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन कीजिएगा, फिर ए बी सी और डी टाइप करके ऑप्शन बताइएगा मुझे कि जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम स्थान कौन सा। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है। ऑप्शन ए है अमरकंटक, ऑप्शन बी है पंचमढ़ी, ऑप्शन सी है मांडू, या फिर ऑप्शन डी है सतपुड़ा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है वो कौन सा स्थान है, ठीक है, वो कौन से स्थान से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। गाइस, जो हमारी नर्मदा नदी है, हम सभी लोगों को मालूम है कि जो नर्मदा नदी है ये जा करके अरब सागर में अपना जल गिराती है, यानी कि ये जो नदी है ये पश्चिम की ओर बहती है। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ से अपने पहले क्वेश्चन के सही जवाब की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, और अमरकंटक से निकल करके फिर ये बहती हुई जाती है और अरब सागर में जा करके अपना जल गिराती है। ये जो है एस्चुरी बनाती है या ज्वार नदमुख बनाती है। कहीं दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि जो खेतड़ी है वो किस लिए जाना जाता है। खेतड़ी एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है और सब लोग जानते हैं। ये मुख्य रूप से एक जो धातु है उसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। वो कौन सी है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी बॉक्साइट, या फिर ऑप्शन डी तांबा। तो जो खेतड़ी है ये राजस्थान में है। ये किस लिए जाना जाता है, किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए टाइप कर दीजिए 2 लिख के कोयले के लिए, 2 भी लिख करके बी टाइप कर दीजिए मैग्नीज के लिए, 2 लिख करके सी टाइप कर दीजिए बॉक्साइट के लिए, और 2 लिख करके डी टाइप कर दीजिए तांबे के लिए। खेतड़ी स्पेशली किस लिए जाना जाता है। ए कोयला, बी मैग्नीज, सी बॉक्साइट, या फिर डी तांबा। तो फटाफट मुझे टाइप करके आंसर बताइए कि खेतड़ी क्यों जाना जाता है। कोयले उत्पादन के लिए, मैग्नीज उत्पादन के लिए, बॉक्साइट उत्पादन के लिए, या फिर तांबा उत्पादन के लिए। तो दोस्तों यहाँ से हम आज के अपने दूसरे प्रश्न का भी सही जवाब देख लेते हैं। गाइस, जो खेतड़ी है यह मुख्य रूप से तांबे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो तांबे के उत्पादन के लिए कौन जाना जाता है। यह राजस्थान का खेतड़ी जो है यह तांबे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अच्छा गाइस, तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है, ये जो रेड क्लिफ रेखा है, ये रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच में है। ऑप्शन ए भारत और चीन की सीमा रेखा है, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है, ऑप्शन सी भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है, या फिर ऑप्शन डी रूस और फिनलैंड की सीमा रेखा है। रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच में है। 3 लिख करके ए टाइप कर दीजिए भारत चीन के लिए, 3 लिख करके बी टाइप कर दीजिए भारत पाकिस्तान के लिए, 3 लिख करके सी टाइप कर दीजिए भारत अफगानिस्तान के लिए, 3 लिख करके डी टाइप कर दीजिए रशिया कहने के लिए। तो रेड क्लिफ जो रेखा है, ये रेड क्लिफ रेखा मुख्य रूप से किन 2 देशों के बीच में। भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, या फिर रूस फिनलैंड। 3 लिख करके मुझे बताइए रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच में। भारत चाइना, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, या फिर रूस और फिनलैंड। तो चलिए यहाँ से आज के हम तीसरे और जो हमारा सबसे आसान सवाल है इसका भी जवाब देख लेते हैं। तो जो गाइस भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा ये कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी मैकमोहन रेखा, ठीक है। और भारत अफगानिस्तान के बीच में वो है डूरंड। तो चलिए यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इंदिरा सागर बांध कौन सी नदी पर है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के बांध है, जैसे जवाहर सागर है, इंदिरा सागर है, ठीक है। तो ये कौन सी नदी पर बांध है आपको ये बताना है। राणा प्रताप सागर है, सारे बांध है। ताप्ती नदी ऑप्शन है, नर्मदा नदी ऑप्शन बी, कृष्णा नदी ऑप्शन सी, या फिर कावेरी नदी ऑप्शन डी। इंदिरा सागर बांध कौन सी नदी पर है। ऑप्शन ए है ताप्ती नदी, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी है कृष्णा नदी, या फिर ऑप्शन डी है कावेरी नदी। तो फटाफट मुझे बताइए कि जो इंदिरा सागर बांध है ये मुख्य रूप से कौन सी नदी पर बनाया गया है। नर्मदा नदी पर बनाया गया है, कृष्णा नदी पर बनाया गया है, ताप्ती नदी पर बनाया गया है, या फिर कावेरी नदी पर बनाया गया है। तो चलिए गाइस, यहाँ से हम आज के अपने चौथे सवाल का भी सही जवाब देख लेते हैं। तो जो इंदिरा सागर बांध है गाइस ये बना हुआ है नर्मदा नदी पर, ठीक है। इसके अलावा हमने अगर आप देखेंगे तो जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी हमारी अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में नजर गिराती है, और इंदिरा सागर बांध इसी नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये गाइस आपको याद रखना है यहाँ पर। और जो मेघा पाटेकर है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन गाइस हमारा है कि जो ज्वालामुखी उद्गार है ये कहाँ पर नहीं होते हैं। ऑप्शन ए है बाल्टिक सागर में, ऑप्शन बी है काला सागर में, ऑप्शन सी है कैरोबियन सागर में, या फिर ऑप्शन डी है कैस्पियन सागर में। तो गाइस जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो ये है कि बताइए ज्वालामुखी उद्गार कहाँ पर नहीं होते हैं। बाल्टिक सागर में नहीं होते, काला सागर में नहीं होते, कैरोबियन सागर में नहीं होते, या फिर कैस्पियन सागर में नहीं होते हैं। कौन सा वो जो सागर है जहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते। बाल्टिक, काला, कैरोबियन, या फिर कैस्पियन। तो 5 लिख करके ए टाइप कर दीजिए बाल्टिक सागर के लिए, 5 लिख करके बी टाइप कर दीजिए काला सागर के लिए, 5 लिख करके सी टाइप कर दीजिए कैरोबियन सागर के लिए,
और 5 लिख करके डी टाइप कर दीजिए कैस्पियन सागर के लिए। तो दोस्तों जो ज्वालामुखी उद्गार है ये नहीं होते हैं कैस्पियन सागर में, ठीक है। पहली चीज़ आपको ये याद रखना है, कैस्पियन सागर कोई सागर नहीं है, ये एक झील है, ठीक है, खारे पानी की एक झील है कैस्पियन सागर, और यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइड। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जो क्वार्टजाइट है ये कायांतरित होता है चूना पत्थर से, ऑप्शन बी है ऑब्सिडियन से, ऑप्शन सी है बलुआ पत्थर से, या फिर ऑप्शन डी है सैल से। तो जो क्वार्टजाइट है गाइज ये किससे कायांतरित होता है? चूना पत्थर से कायांतरित होकर के क्वार्टजाइट बनता है, ऑब्सिडियन से कायांतरित होकर के क्वार्टजाइट बनता है, बलुआ पत्थर से कायांतरित होकर के क्वार्टजाइट बनता है, या फिर सैल से कायांतरित होकर के क्वार्टजाइट बनता है। तो फटाफट मुझे बताइए। 6 लिख करके ए चूना पत्थर, 6 लिख करके बी ऑब्सिडियम, 6 लिख करके सी बलुआ पत्थर, 6 लिख करके डी सैल से। क्वार्टजाइट किससे कायांतरित होता है? चूना पत्थर, ऑब्सिडियन, बलुआ पत्थर या फिर सैल से। तो 6 लिख करके फटाफट मुझे बता दीजिए क्वार्टजाइट जो है ये किससे कायांतरित होता है। गाइज मैंने आपको बताया था मुख्य रूप से जो सेल्स होती है उनमें से आग्नेय सेल होती है, अवसादी सेल होती है और कायांतरित सेल होती है। कायांतरित सेलें वो सेलें होती है जो एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो एक चक्र चलता रहता है। इसमें अवसादी सेल जो होते हैं वो कायांतरित सेल बनते रहते हैं, कायांतरित सेल जो हमारे होते हैं वो अवसादी सेल बनते रहते हैं। इस प्रकार से तीनों जो सेलें होती हैं, आग्नेय सेलें, अवसादी और कायांतरित सेलें, वो आपस में परिवर्तित होती रहती है। तो क्वार्टजाइट जो क्वार्टजाइट है ये किससे परिवर्तित कायांतरित होता है? ये होता है बलुआ पत्थर से। बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है और क्वार्टजाइट फिर से बलुआ पत्थर में वापस कन्वर्ट होता रहता है। तो ये कन्वर्जन जो है चलता रहता है। तो क्वार्टजाइट कायांतरित होता है बलुआ पत्थर से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइड अगला क्वेश्चन हमारा है जो हमारा क्षोभ मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल है और बहिर्मंडल है, समताप मंडल है, इनके बारे से यानी कि जो हमारी वायुमंडल की सीमा रेखाएं हैं इनसे जो क्वेश्चन आता है, जैसे मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर होती है, वो होती है हमारी क्षोभ मंडल में। आपको बताना है रेडियो तरंगों का विक्षेपण वायुमंडल के कौन से स्तर के तरंगों से, कौन से स्तर से होता है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल से, ऑप्शन बी समताप मंडल से, ऑप्शन सी मध्यम मंडल से, या फिर ऑप्शन डी आयन मंडल से। कई जो रेडियो तरंगे हैं हमारी यानी कि जो रेडियो वेव्स होती हैं, उन रेडियो वेव्स का विक्षेपण वायुमंडल के कौन से स्तरों से होता है, कौन से स्तर से होता है। वो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्यम मंडल है या फिर आयन मंडल है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो 1 सेकंड रुक जाइएगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए कौन सा जो वायुमंडल में कौन सा जो स्तर है वो इसके लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्यम मंडल या फिर ऑप्शन डी आयन मंडल। तो गाइस जो हमारा आयन मंडल है यहाँ से रेडियो वेव्स क्या होती है, कन्वर्ट होकर के वापस जो है रिफ्लेक्ट होकर के आती है। तो रेडियो तरंगों के लिए जो है वो है हमारा आयन मंडल। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्न स्तरों में से आयन मंडल जो है वो उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन गाइस हमारा है कि सदाबहार वन कहां पर पाए जाते हैं। आपको मुख्य रूप से हमें यह बताना है सदाबहार वन जो है वो कहां पर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी है ब्राजील में या फिर ऑप्शन डी है कनाडा में। तो जो सदाबहार वन है वो कहां पाए जाते हैं। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी कनाडा में। आपको मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है मुख्य रूप से सदाबहार वन वहीं पर पाया जाता है, क्योंकि वहीं पर सर्वाधिक गर्मी होती है और सही सर्वाधिक वर्षा भी होती है। तो सदाबहार वन कहां पर पाए जाते हैं आप बताइए, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में या फिर कनाडा में। ए बी सी या फिर ए बी सी तीन ही ऑप्शन है, तो बहुत आसान होगा ये क्वेश्चन आपके लिए। सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील या फिर कनाडा। सदाबहार वन, तो चलिए गाइस ये भी मैं आपको बता देता हूँ, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पड़ता है हमारा ब्राज़ील, और जो सदाबहार वन है ये पाए जाते हैं ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में आप लोगों को पता है कि जो ब्राज़ील है यहाँ पर मुख्य रूप से अमेजन नदी बहती है और अमेजन में बहुत सारे वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन पाए जाते हैं ब्राज़ील में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि जो लेटेराइट मिट्टी है इसका प्राधान्य कहाँ पर है। लेटेराइट मिट्टी आपको पता है कि भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी, पीली या फिर लाल मिट्टी। इसी प्रकार से आप बताइए कि जो लेटेराइट मिट्टी है ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। इसमें काजू की फसल बहुत अच्छी होती है, ट्रेपियोका की फसल बहुत अच्छी होती है, मालाबार के तटीय प्रदेश में, कोरोमंडल के तटीय प्रदेश में, बुंदेलखंड में या फिर बघेलखंड में। मिट्टियों से जुड़े हुए क्वेश्चन सब छोटी बड़ी सभी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। तो ये स्टैटिक हमारा क्वेश्चन है भारत के भूगोल के अंतर्गत। जो हमारा भौतिकी का सेशन है उसमें जो भौतिक भूगोल है भारत का, वहां से ये क्वेश्चन आता है कि लेटेराइट मिट्टी जो है ये सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है, मालाबार के क्षेत्र में, कोरोमंडल के क्षेत्र में, बुंदेलखंड में या फिर बघेलखंड में। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का भी मैं आपको सही जवाब बता देता हूं। तो लेटेराइट मिट्टी फटाफट आप लोग ऑप्शन टाइप कर दीजिए। ए टाइप कर दीजिए मालाबार कहने के लिए, ऑप्शन बी टाइप कर दीजिए कोरोमंडल कहने के लिए, ऑप्शन सी टाइप कर दीजिए बुंदेलखंड के लिए या फिर ऑप्शन डी टाइप कर दीजिए बघेलखंड के लिए। तो यहाँ से आप लोगों के आंसर आने शुरू हो गए फटाफट। अब मैं बताता हूँ आपको कि लेटेराइट मिट्टियों का जो प्राधान्य है ये कहाँ पर है। तो जो मालाबार
मालाबार का तटीय प्रदेश है दोस्तों। मालाबार का तटीय प्रदेश कौन सा हिस्सा कहलाता है? ये हमारा कहलाता है पश्चिमी घाट में जो केरल का तटीय हिस्सा है, ये केरल का तटीय हिस्सा कहलाता है मालाबार का तटीय प्रदेश। तो जो ये भारत का हमारा है और ये जो केरल वाला हिस्सा है ये कहलाता है मालाबार का तटीय प्रदेश। और केरल में लेटेराइट मिट्टियों की प्रधानता है, तो इस हिसाब से हो जाएगा मालाबार का तटीय प्रदेश सही जवाब। गाइज आपको बताना है वर्ष 2016 में, चलिए ये क्वेश्चन अब रिलेवेंट नहीं रहा, 16 का है, छोड़ दीजिए। अगले क्वेश्चन में बताइए, अच्छा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। गाइज आपको बताना है कि गन्ना, इसमें से 4 कथन है, इनमें से जो एक कथन है वो सही है, बाकी गलत है। तो आपको सही कथन चुन के बताना कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए, गन्ना गुजरात की वाणिज्यिक फसल है। ऑप्शन बी, भारत में कॉफी का 82% उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन सी, हरियाणा और पंजाब में चावल एक वाणिज्यिक फसल है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइज मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन सा कथन है जो सही है। गन्ना गुजरात की वाणिज्यिक फसल है, क्या ये बात सही है? तो ए लिख दीजिए। भारत में कॉफी का 82% उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, अगर ये सही लग रहा है तो बी लिख दीजिए। हरियाणा और पंजाब चावल में, चावल की जो हरियाणा और पंजाब में चावल है ये वाणिज्यिक फसल है, सही लग रहा है तो ऑप्शन सी लिख दीजिए। और अगर इनमें से कोई नहीं सही लग रहा है तो ऑप्शन डी लिख दीजिए। तो मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा कथन है जो सही है। क्या गन्ना गुजरात की वाणिज्यिक फसल है? तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि गुजरात की गन्ना वाणिज्यिक फसल है, तो ये कथन तो हो गया गलत। भारत में 82% उत्पादन कॉफी का उत्तर प्रदेश में किया जाता है, ये कथन भी मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कॉफी का उत्पादन बिल्कुल भी नहीं होता है। हरियाणा और पंजाब में चावल की जो फसल है ये वाणिज्यिक फसल है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। उड़ीसा में चावल की फसल जो है ये मुख्य रूप से खाद्यान्न फसल है, यहाँ की आजीविका कृषि है। लेकिन हरियाणा और पंजाब में चावल का उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही जवाब। आज मैंने कृषि का एक चैप्टर जो आपका कक्षा 10 की एनसीईआरटी रिव्यू थी उससे मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, तो अगर वो चैप्टर आपने देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन के सारे जवाब सही कर पाएंगे। गाइस अच्छा बताइए, झूम की कृषि को मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है? आज मैंने आपको एनसीईआरटी रिव्यू में चौथा चैप्टर पढ़ाया है कक्षा 10 की भूगोल विषय के एनसीईआरटी का, वो उसका टाइटल था कृषि। ये सारे क्वेश्चन मैं वहीं से पूछ रहा हूँ। झूम की कृषि को मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बताया था दीपा, मिल्पा, ये तमाम सारे आपको बताए हुए थे मैंने। तो रोका है, मिल्पा है, लदांग है या फिर मसोले है। मैक्सिको में एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, अगर वो ट्रिक आपने वीडियो देखा होगा, ट्रिक आपको पता होगी तो आप इसको हल कर पाएंगे कि झूम की कृषि को मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है। गाइस जो झूम की खेती होती है इसको दुनिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है स्लैश एंड बर्न खेती। स्लैश एंड बर्न यानी कि काटो और जलाओ खेती भी कहा जाता है। आप बताइए झूम की जो खेती है इसको मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए टाइप कर दीजिए रोका, ऑप्शन बी मिल्पा, ऑप्शन सी लदांग या फिर ऑप्शन डी मसोले। तो चलिए यहाँ से मैं इस क्वेश्चन का भी आपको सही जवाब बता देता हूँ। मैंने आपको ट्रिक बताई हुई थी कि मामा याद रखिएगा या फिर एमएम याद रखिएगा, यानी कि मैक्सिको और हमारा क्या हो जाएगा मसोले, ठीक है। तो सॉरी मैक्सिको और मिल्पा, तो यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब ये हमारा हो जाएगा। मैक्सिको में जो झूम की खेती इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है मिल्पा के नाम से। मैक्सिको में जाना जाता है इसे मिल्पा के नाम से, जबकि भारत में इसे काटो जलाओ या फिर झूम की खेती कहते हैं, जबकि उड़ीसा के हिस्सों में इसे दीपा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन गाइस हमारा है कि रोपड़ की फसल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है जो सही है? ऑप्शन ए कर्नाटक में काफी एक मुख्य रोपड़ फसल है। ऑप्शन बी रोपड़ का फसल का संबंध बिक्री से नहीं होता है। ऑप्शन सी चावल रोपड़ फसल का ही एक उदाहरण है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो रोपड़ की फसल जो है इनके संबंध में कौन सा कथन जो है ये सही है? कर्नाटक में काफी मुख्य रोपड़ फसल है, पहली चीज। रोपड़ फसल के संबंध में बिक्री से नहीं होता, ऑप्शन बी। चावल रोपड़ फसल का ही एक उदाहरण है, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गाइस तो जो रोपड़ की फसल है इसके संबंध में दोनों कथन सही है। इसमें से कर्नाटक में काफी मुख्य रोपड़ फसल है, ये कथन भी सही है, और चावल रोपड़ की फसल का एक उदाहरण, ये कथन भी सही है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से ए और सी यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे, तो दोनों का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें से एक या तो ए सही हो सकता है और सी भी सही हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ गाइस यहाँ से हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी फसल है जो मुख्यतः जून जुलाई में बोई जाती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताइए कौन सी फसल है इसमें से जो जून जुलाई में बोई जाती है? रबी की, जायद की, खरीफ की, या फिर इनमें से कोई नहीं? जून जुलाई में कौन सी फसल है जो बोई जाती है? रबी की फसल बोई जाती है, जायद की बोई जाती है या फिर खरीफ की बोई जाती है? रबी की फसल तो बोई जाती है जाड़े में, तो नवंबर दिसंबर में होता है। इस हिसाब से ये क्वेश्चन तो ये ऑप्शन तो आपका चला गया। अब बचा आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो जायद या फिर खरीफ, जून जुलाई में कौन सी फसल बोई जाती है? आपको ये मुझे टाइप करके बताना है। जून जुलाई में कौन सी फसल बोई जाती है? तो चलिए गाइस यहाँ से इस क्वेश्चन का भी हम सही जवाब देख लेते हैं। तो जून जुलाई में बोई जाती है हमारी खरीफ की फसल, ठीक है। धान हमारी खरीफ की ही एक फसल है। तो कौन सी फसल जून जुलाई में बोई जाती है? वो है खरीफ की। अगला क्वेश्चन है गाइस, भूदान आंदोलन का संबंध किस व्यक्ति से? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। भूदान आंदोलन जो है इसका संबंध कौन से व्यक्ति से है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, फिर ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो भूदान आंदोलन का संबंध कौन से व्यक्ति से है? मुझे टाइप करके बताइए। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस से, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू से,
ऑप्शन सी लाला लाजपत राय से, या फिर ऑप्शन डी विनोबा भावे से। भूदान जो आंदोलन है हमारा, ये कौन से व्यक्ति से रिलेटेड है? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या फिर विनोबा भावे। तो ए, बी, सी या फिर डी, फटाफट मुझे इसका जवाब दे दीजिए आप लोग। भूदान आंदोलन का संबंध कौन से व्यक्ति से है? ऑप्शन ए टाइप कर दीजिए सुभाष चंद्र बोस के लिए, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू के लिए, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय के लिए, या फिर ऑप्शन डी विनोबा भावे के लिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं आज को आपको इस क्वेश्चन का भी सही जवाब बता देता हूँ। तो जो भूदान गाइज आंदोलन है, महात्मा गांधी जी ने चुना हुआ था विनोबा भावे जी को एक सत्याग्रह के लिए। इसके बाद में ये जा करके देश पूरे भारत में लोगों को समझा रहे थे, और उसके बाद में एक जगह पर दान करने की, भूमि दान करने की शुरुआत हुई। तो भूदान आंदोलन का संबंध है विनोबा भावे जी से। ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का सही जवाब। भूदान आंदोलन का संबंध विनोबा भावे जी से है। अगला क्वेश्चन गाइज हमारा है कि तिल को दक्षिण भारत में कौन सी फसल माना जाता है? ऑप्शन ए रबी की, ऑप्शन बी खरीफ की, ऑप्शन सी जायद की, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो तिल है इसको दक्षिण भारत में कौन सी फसल माना जाता है? रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, या फिर इनमें से कोई नहीं। गाइस तिल का मतलब होता है तिलहन। तिलहन उत्पादन में हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश है वो हमारा शीर्ष स्थान रखता है। आपको बताना दलहन और तिलहन दोनों में, ठीक है। राजस्थान जो है वहाँ पे दूसरा स्थान रखता है उत्पादन के मामले में। तो जो तिल है, तिल के उत्पादन में दक्षिण, जो तिल है इसको दक्षिण भारत में कौन सी फसल माना जाता है? रबी की, खरीफ की, या फिर जायद की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जल्दी जल्दी बता दीजिए। ए टाइप कर दीजिए रबी के लिए, बी खरीफ की फसल, सी जायद की फसल, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तिल को दक्षिण भारत में कौन सी फसल माना जाता है? रबी, खरीफ या फिर जायद। तो चलिए यहाँ से हम इस क्वेश्चन का भी सही जवाब देख लेते हैं गाइस। तो जो तिल है इसको दक्षिण भारत में फसल माना जाता है रबी की, ठीक है। रबी की फसल माना जाता है तिलहन को। आपको याद होगा गेहूं और सरसों को एक साथ भी बोया जाता है। ऐसे में रबी गेहूं रबी की फसल है और तिल भी रबी की फसल ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा गाइस बताइए मुझे, मूंगफली कौन सी फसल के अंतर्गत आती है? ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आ गया है। मूंगफली है, ये जायद की फसल है, रबी की है, खरीफ की है, या फिर इनमें से कोई नहीं। मूंगफली कौन सी फसल के अंतर्गत आती है? आपको मुझे ये बताना है, मूंगफली कौन सी फसल के अंतर्गत आती है। ये आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है गाइज। तो आज की क्लास से आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। उम्मीद है आपको कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। एनसीईआरटी रिव्यू की हमारी पूरी की पूरी सीरीज चल रही है, और जैसा कि आपको मालूम है कि 2021 के यूपीएससी प्रीलिम्स की डेट आ चुकी है, मेंस की भी डेट आ चुकी है, और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 महीने हैं अभी प्रिपरेशन करने के लिए। ऐसे में एनसीईआरटी रिव्यू को हम और फास्टली कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम शाम 8 बजे क्या करते हैं कि जो लाइव क्लास करते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं एनसीईआरटी से जुड़े हुए सवालों की, और कुछ और भी सवाल उठा लेते हैं जिनके हम अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। तो मूंगफली जो है ये कौन सी फसल के अंतर्गत आती है गाइस? ये आती है हमारी खरीफ की फसल के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी है लास्ट क्वेश्चन का सही जवाब। खरीफ की फसल मूंगफली खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। तो आज की लाइव क्लास से जुड़ने के लिए एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो अंगूठे वाला निशान दबा करके क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस नाइट।